दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पेडागोजी पहले ही कवर अप कर चुके हैं और हम लोग बाल विकास के लास्ट टॉपिक लगभग अभी तो क्लियर नहीं किए हैं, लेकिन बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, यूनिट 1 बाल विकास की अवधारणा हम लोग देख चुके हैं, यूनिट 2 बाल विकास के सिद्धांत देख चुके हैं, यूनिट 3 आनुवांशिकता और पर्यावरण देख चुके हैं, यूनिट 4 सामाजिकरण की प्रक्रिया देख चुके हैं, यूनिट 5 पियाजे कोहलवर और वैगस्की को देख चुके हैं, यूनिट 6 बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा हम लोग देख चुके हैं, यूनिट 7 गहन चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग हम लोग देख चुके हैं। और आज हमारा जो लेसन स्टार्ट है उसका नाम है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो आइए देखते हैं यूनिट 8 को। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को बुद्धि के बारे में समझना होगा। ये बुद्धि क्या होता है? सभी जानते हैं कि बुद्धि के बिना कुछ भी काम सही ढंग से नहीं हो पाता है। आप किसी भी काम को करने के लिए आपका बुद्धि जिस ढंग से उसमें लगता है, वह काम का रिजल्ट, उसका परिणाम उतना ही अच्छा आता है, या जितना कम आप बुद्धि का उपयोग करते हैं उतना ही उसका बुरा परिणाम आता है। तो बुद्धि एक बहुत बड़ा अमूल्य चीज़ है जो हर एक चीज़ में लगाने से वो अच्छा या बुरा होता है। तो बुद्धि का आप यूज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं वह पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो आइए देखते हैं बुद्धि जिसको इंटेलिजेंस बोलते हैं, शब्द का प्रयोग समानतः प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि का अर्थों में किया जाता है। यह वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। जैसे अभी सीटेट का एग्जाम है, इसमें भी हम अपना अपना बुद्धि लगाएंगे। जिसका बुद्धि जिस ढंग से अच्छा उपयोग हो पाएगा उस ढंग से वह उस मुकाम पर पहुंचेंगे और अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अपने अंदर कर पाएंगे। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट है जिसके अनुसार बुद्धि का डिफिनीशन दिया गया है। आइए जानते हैं। फर्स्ट में है L.M. टर्मन ने बुद्धि की परिभाषा इस प्रकार दी है: बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। नेक्स्ट है स्टर्न के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा वह सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के अनुसार चिंतन करता है। इस तरह जीवन की नई समस्याओं एवं स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की सामान्य मानसिक योग्यता बुद्धि कहलाती है। यद्यपि बुद्धि के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है, फिर भी यह निश्चित तौर पर कहा जाता है कि यह किसी के व्यक्तित्व का मुख्य निर्धारक है, क्योंकि इससे व्यक्ति की योग्यता का पता चलता है। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो हमारे व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का पता हमारी बुद्धि से चलता है। हम 10 आदमी के बीच में बैठते हैं, जिस ढंग से वार्तालाप करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, अपने बुद्धि का यूज करते हैं, उस ढंग से लोग हमारे पर्सनैलिटी को जानते हैं कि इसमें क्या कैपेसिटी है, क्या क्षमता है। इसे व्यक्ति के जन्मजात शक्ति कहा जाता है, जिसके उचित विकास में उसके परिवेश की अहम भूमिका होती है। मानव विकास के विभिन्न अवस्थाओं में बुद्धि के विकास में भी अंतर होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, विकास की अवस्था शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, एडोलसेंस, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सारे अलग अलग अवस्थाएं हैं जिसमें बुद्धि का विकास अलग अलग होता है। तो जाहिर सी बात है, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार बुद्धि का विकास भी बढ़ेगा और मैच्योरिटी आएगी, परिपक्वता आएगी। बुद्धि को मुख्यतः 3 श्रेणियों में रखा गया है: सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि एवं अमूर्त बुद्धि। वंशानुक्रम एवं वातावरण तथा इन दोनों की अंतःक्रिया बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं। वंशानुक्रम और वातावरण, जिसको हम लोग कवर अप कर चुके हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो वंश से आता है उसको आनुवांशिकता बोलते हैं, और जो पर्यावरण हम लोग को मिलता है वह एनवायरनमेंट हुआ। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बुद्धि के सिद्धांत हैं। तो आइए देखते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के स्वरूप से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिनसे बुद्धि के संबंध में कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। बुद्धि की परिभाषाएं। सबसे पहले है पिंटर। जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। यह पिंटर ने कहा था। रायबर ने क्या कहा? बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की
क्षमता देती है। वेस्लर ने क्या कहा, बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। नेक्स्ट है वुडवर्थ ने क्या कहा, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ ने कहा बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडरो ने क्या कहा, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। हैनमोन ने क्या कहा, बुद्धि में मुख्य तत्व होते हैं ज्ञान की क्षमता एवं निहित ज्ञान। थॉर्नडाइक ने क्या कहा, सत्य या तथ्य की दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। कॉल्विन, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार हम कह सकते हैं कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, समस्या समाधान करने की योग्यता तथा संबंधों को समझने की योग्यता है। अब बुद्धि के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक कारक सिद्धांत, वन फैक्टर थ्योरी। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया। दोस्तों याद रखेंगे कि सबसे पहले बुद्धि वर्ड का प्रयोग अल्फ्रेड बीने ने ही किया है। इस सिद्धांत का समर्थन कर इसे आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन और स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिक को जाता है, लेकिन सबसे पहले तो चर्चा बुद्धि पर अल्फ्रेड बीने ने किया, लेकिन इसका श्रेय टर्मन और स्टर्न को जाता है। जैसे कि हम लोग आगे जानेंगे, स्टर्न ने IQ का प्रयोग किया था और टर्मन ने IQ का फॉर्मूला दिया था। इन मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना गया है। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों का संचालन करती है तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। तो ये था बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, जिसमें व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। इस सिद्धांत का समर्थन है, इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिक जाता है। इन मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में देखा जाता है, मतलब वन डायरेक्शन में ये काम करता है, ऐसा कहा एक कारक सिद्धांत। लेकिन दो कारक सिद्धांत में उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसी को GS फैक्टर बोलते हैं। G से जनरल और S से स्पेसिफिक। जनरल मतलब समान, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट। जनरल काम होगा तो हम लोग जनरल बुद्धि लगाएंगे, विशेष काम होगा तो हम लोग विशेष बुद्धि लगाएंगे। इसी को GS फैक्टर कहते हैं। वह द्विकारक सिद्धांत में कहा गया है, मतलब दो तरह के डायरेक्शन में अपना बुद्धि लगाया जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने कहा। यह स्पीयरमैन ने कहा था कि GS फैक्टर के बारे में। उनके अनुसार बुद्धि में दो कारक है अथवा सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है तथा समान मानसिक योग्यता द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। प्रत्येक व्यक्ति में समान मानसिक योग्यता के अतिरिक्त कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती है। एक व्यक्ति जितने ही क्षेत्रों अथवा विषयों में कुशल होता है उसमें उतनी ही विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती है। यदि एक व्यक्ति में एक से अधिक विशिष्ट योग्यताएं हैं तो इन विशिष्ट योग्यताओं में कोई विशेष संबंध नहीं पाया जाता है। स्पीयरमैन का यह विचार है कि एक व्यक्ति में समान योग्यता की मात्रा जितनी अधिक पाई जाती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा। तो द्विकारक का सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था और एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया था, लेकिन उसका आगे बढ़ाने का काम टर्मन और स्टर्न ने किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक साहब, जिसने बिल्ली पर प्रयोग किया था, हम लोग पहले ही देख चुके हैं पेडागोजी सेक्शन में। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होता है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। अतः सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती, बल्कि बुद्धि में कोई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती है जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। तो पहले हम लोग देखे वन डायरेक्शन में, इसके बाद हम लोग देखे टू डायरेक्शन में, और इसमें बहुकारक मतलब
बहुत अलग अलग दिशा में देख रहे हैं। तो बुद्धि के सिद्धांत कुछ दिए हैं। तो एक कारक सिद्धांत कौन दिए हैं? बी ने, और उसका साथ देने वाले टर्मन और स्टर्न है, जिन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, और बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन, पदानुक्रमिक सिद्धांत त्रिआयामी 3D जेपी गिलफोर्ड, ट्रल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल, बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर। सबसे इम्पोर्टेंट आपका बहुबुद्धि सिद्धांत होगा हार्वर्ड गार्डनर, जिसके हम लोग 7 से 8 फैक्टर देखने वाले हैं। 8 देखेंगे। प्रतिदर्श सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने किया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन भी इसी डेटा में बहुत ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि इसका श्रेय अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपना ले लिया है। आगे हम लोग अभी जानने वाले हैं। इसका मेन थॉर्नडाइक ने ही ले लिया है। थॉर्नडाइक ने जो कहा था उसी को ये दोहराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन थॉर्नडाइक के तुलना में ये थोड़ा फीके पड़ गया। ये देखते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने किया था। उसने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया। थॉमसन ने इस बात का तर्क दिया कि स्पीयरमैन का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से बनी होती है, और यही तो थॉर्नडाइक ने भी कहा था ना, लेकिन वह इसका विरोध नहीं किया था, लेकिन यह विरोध करते हुए बोल रहा है। तो ऑल ओवर थॉर्नडाइक ने भी विरोध कर ही दिया था। कोई विशिष्ट परीक्षण या विद्यालय संबंधी क्रिया में इनमें से कुछ तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यह भी हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक परीक्षाओं में एक ही प्रकार का तत्व दिखाई दे, तब उनमें एक सामान्य तत्व की विद्यमानता मानी जाती है। यह भी संभव है कि अन्य परीक्षाओं में विभिन्न तत्व दिखाई दे, तब उनमें कोई भी तत्व सामान्य नहीं होगी और प्रत्येक तत्व अपने में विशिष्ट होगा। तो ये था प्रतिदर्श का सिद्धांत। अब है ग्रुप तत्व सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। जो तत्व सभी प्रतीकात्मक योग्यताओं में तो समान नहीं होते, परंतु कई क्रियाओं में सामान्य होते हैं, उन्हें ग्रुप तत्व की संज्ञा दी गई है। इस सिद्धांत के समर्थकों में थर्स्टन का नाम प्रमुख है। तो ध्यान हम लोग को रखना है कि मल्टी फैक्टर थ्योरी, बहुबुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, लेकिन ग्रुप फैक्टर थ्योरी कौन दिया था? थर्स्टन, जिसको समूह कारक सिद्धांत कहते हैं। ये बहुत ही दोनों इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम लोग ध्यान से देखेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। समूह अलग होता है और बहु कारक अलग होता है। प्रारंभिक मानसिक योग्यताएं परीक्षण करते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है। जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व है। ग्रुप तत्व सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह सामान्य तत्व की धारणा का खंडन करता है। अब है गिलफोर्ड का सिद्धांत। जेपी गिलफोर्ड और उनके सहयोगी ने बुद्धि परीक्षण से संबंधित कई परीक्षणों पर कारक विश्लेषण तकनीक का प्रयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों या कारकों को प्रकाश में लाने वाला प्रतिमान विकसित किया। उन्होंने अपने अध्ययन प्रयासों के द्वारा यह प्रतिपादित करने की चेष्टा की कि हमारी किसी भी मानसिक प्रक्रिया अथवा बौद्धिक कार्य को 3 आधारभूत आयामों सूचना सामग्री या विषय वस्तु तथा उत्पादन में विभाजित किया जा सकता है। संक्रिया का अर्थ यहाँ हमारी उस मानसिक चेष्टा, तत्परता और कार्यशीलता से होता है जिसकी मदद से हम किसी भी सूचना सामग्री या विषय वस्तु को अपने चिंतन तथा मनन का विषय बनाते हैं, या दूसरे शब्दों में इसे चिंतन तथा मनन का प्रयोग करते हुए अपनी बुद्धि को कम में लाने का प्रयास करते हैं। तो ये 3D जेपी गिलफोर्ड का है, जिसको 3 डायमेंशनल बोलते हैं, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। तो ये जेपी गिलफोर्ड का है, जो कि 3 डायरेक्शन में होता है, 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन। और सपोज कीजिए प्रोडक्ट कब आएगा? जब प्रोसेस होगा, और प्रोसेस किस पर होगा?
जब क्या होगा, यहाँ पर कोई तत्व होगा। तो इसको 3 डायरेक्शन में हम लोग समझ सकते हैं। तो ये जेपी गिलफोर्ड का है, जिन्होंने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया है, जो 3 डायरेक्शन में काम करता है। अब है फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज का सिद्धांत। इसको देने वाले हैं आरबी कैटल, रेमंड बर्नाल्ड कैटल। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कैटिल है। फ्लूइड वंशानुक्रम कार्य कुशलता अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्थान की दी हुई विशेषता पर आधारित एक समान योग्यता है। यह समान योग्यता संस्कृति से ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि नवीन एवं विगत परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है। दूसरी ओर क्रिस्टलाइज भी एक प्रकार की समान योग्यता है, जो अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित है। क्रिस्टलाइज, फ्लूइड क्रिस्टलाइज, फ्लूइड मतलब द्रव और क्रिस्टलाइज मतलब ठोस। तो ये सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अब आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, आरबी कैटल। कैटल शॉर्ट में हम लोग कैटल बोलते हैं। अब है बहुआयामी सिद्धांत, बहुआयामी बुद्धि। कैली एवं थ्रस्टन नामक, थ्रस्टन का एक और हम लोग पढ़ चुके थे, बहुआयामी भी कैली और थ्रस्टन है। इससे पहले हम लोग थ्रस्टन के बारे में पढ़े थे। थ्रस्टन का कौन सा सिद्धांत था, हम लोग एक बार रिकॉल करेंगे। थ्रस्टन समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, और थ्रस्टन का था, और मल्टी फैक्टर थ्योरी वह थॉर्नडाइक का था। तो ध्यान रखेंगे कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी में जो काम किए थे वह थ्रस्टन, और बहुआयामी में भी कैली के साथ थ्रस्टन काम कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैली एवं थ्रस्टन नामक मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है। कैली के अनुसार बुद्धि का निर्माण इन योग्यताओं से होता है: वाचिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, स्थानिक संबंधों के साथ उचित ढंग से व्यवहार करने की योग्यता, रुचि और शारीरिक योग्यता। थ्रस्टन का मत है कि बुद्धि इन प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह होता है: प्रत्यक्षीकरण संबंधी योग्यता, तार्किक व वाचिक योग्यता, सांख्यिकीय योग्यता, स्थानिक या दृश्य योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, स्मृति संबंधी योग्यता, आगमनात्मक योग्यता और निगमनात्मक योग्यता। वैसे तो अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने कैली एवं थ्रस्टन के बुद्धि सिद्धांतों की आलोचना की, किंतु अधिकतर मनोवैज्ञानिक ने यह भी माना कि बुद्धि बहुआयामी होना निश्चित तौर पर संभव है। सही बात है कि हम लोग हर एक क्षेत्र में अपना अलग अलग बुद्धि लगाते हैं। जैसा क्षेत्र होता है, जिस ढंग का होता है, उस ढंग से हम लोग बुद्धि का यूज करते हैं। तो बहुआयामी तो होना ही है। बहुआयामी बुद्धि होने के कारण ही कुछ लोग कई प्रकार के कौशलों में निपुण होते हैं। दोस्तों बता दूं, गार्डनर के जो अनुसार बुद्धि का प्रकार है, इसको हम लोग नेक्स्ट डे कवर अप करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बाद में देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।